वेनेजुएला की सड़कें आज मलबे और आंसुओं से पटी पड़ी हैं। तबाही का असर इतना व्यापक इसलिए हुआ क्योंकि बुधवार को साल 1821 के ऐतिहासिक काराबोबो युद्ध की याद में नेशनल हॉलिडे था। छुट्टियां होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में परिवार के साथ मौजूद थे और फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे। टीवी स्क्रीन पर खिलाड़ियों की हलचल चल रही थी कि अचानक धरती फटी और बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स के मुताबिक सिर्फ ला गुआइरा शहर में ही 250 से ज्यादा इमारतें या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं या पूरी तरह जमींदोज हो गईं। एक 10 मंजिला इमारत तो पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS की रिपोर्ट और भी डराने वाली है। अनुमान है कि इस आपदा में 10,000 लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है, जबकि बदतरीन हालात में मौतों का आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर सकता है, जिसकी 30% आशंका जताई गई है। नुकसान सिर्फ जान का नहीं बल्कि माल का भी बहुत बड़ा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। हालात को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन वक्त बहुत कम है और मलबा बहुत ज्यादा। संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी तटीय शहर मकुटा का दौरा किया। उन्होंने मलबे के बीच अपनों को तलाश रहे परिवारों से मुलाकात की और लोगों को ढांढस बंधाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने भी मोर्चा संभाल लिया है। UN के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने आपातकालीन राहत कोष से तुरंत $1.5 करोड़ की राशि जारी कर दी। दुनिया भर से एक्सपर्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुंच रही हैं। फ्लेचर ने साफ कहा कि अब हर एक घंटा बेहद अहम है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के और भी झटके आ सकते हैं, जिनमें से कुछ झटके काफी तेज हो सकते हैं। इससे बचाव कार्य में जुटी टीमों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में मची तबाही की सबसे बड़ी वजह है डबलेट अर्थक्वेक। महज 39 सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भयानक झटके महसूस किए गए। सवाल है कि आखिर क्या है ये डबलेट अर्थक्वेक? ये अब आपको बताता हूं। बड़े भूकंप के बाद अमूमन हल्के आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन डबलेट में लगभग एक ही ताकत के 2 बड़े जलजले चंद सेकंड में या मिनटों के भीतर ही एक ही इलाके को दहला देते हैं। अमेरिकी सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक जब पहले भूकंप से ऊर्जा पास की हुई तो दूसरी फॉल्ट लाइन पर अचानक भारी दबाव बढ़ने लगी, जो तुरंत दूसरा शक्तिशाली भूकंप को ट्रिगर कर गया और जिसकी वजह से दोबारा से शॉक आया। और यही वजह है कि वेनेजुएला में आए भूकंप का दूसरा झटका पहले झटके के मुकाबले ज्यादा तेज था। डबलेट अर्थक्वेक दुर्लभ जरूर है, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं है। वेनेजुएला से पहले 2006 में कुरिल द्वीप और 2007 में इंडोनेशिया का सुमात्रा इसका गवाह बन चुका है। इसके अलावा जापान, अलास्का और फिलीपींस भी ऐसे विनाशकारी दोहरे भूकंपों का खौफनाक मंजर देख चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वेनेजुएला में ही इतनी भयानक तबाही क्यों आई है? इसके पीछे का साइंस क्या है? वेनेजुएला भौगोलिक रूप से अगर देखें तो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में बसा हुआ है। इसके ठीक नीचे 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं। पहली कैरिबियाई प्लेट है और दूसरी प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट है। USGS के अनुसार इन दोनों प्लेटों की सीमा के पास अचानक हुई तेज हलचल की वजह से ये 2 शक्तिशाली भूकंप आए। ये दरारें जब हॉरिजॉन्टली तेजी से खिसकती हैं तो धरती के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जो सतह पर भारी तबाही मचा देती है। जिस तरह वेनेजुएला में 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, उसी तरह जापान में 2 नहीं बल्कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। और यही वजह है कि दुनिया के 18% भूकंप अकेले जापान और उसके आसपास के इलाकों में आते हैं। वेनेजुएला में भूकंप के झटकों के चंद घंटे के बाद जापान में भी जोरदार भूकंप आया। उत्तरी जापान 6.9 तीव्रता के जोरदार भूकंप से दहल उठा। झटके इतने तेज थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक राजधानी टोक्यो की इमारतें भी हिल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर कोस्टल एरिया में कुछ बुलेट ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ गई थी, लेकिन शहरों में ट्रैफिक और जनजीवन सामान्य रहा। जापान में आपको भूकंप के बाद आई सुनामी के नुकसान और मौत की खबरें
जरूर आपको बता देता हूं कि क्या हुआ वहां पर। सुनामी, वहां पर जो खबरें आई उससे क्या सामने आया, क्या निकल कर आया। भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरने से मौत की खबर आई, और खबर अमूमन ये सुनने को मिलती रहती है कि इस इलाके में भूकंप बहुत ज्यादा आता है। वजह क्या है, आखिर क्यों जापान में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं? दरअसल जापान में इमारतों की नींव सीधे जमीन से नहीं जुड़ी होती है। इसके बीच में खास तरह के मोटे रबर या फिर स्प्रिंग यानी कि शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। जब भूकंप से जमीन हिलती है तो ये स्प्रिंग झटके को सह लेते हैं और ऊपर की इमारत शांत रहती है। जापान में इमारतों को एकदम सख्त नहीं बल्कि थोड़ा सा लचीला बनाया जाता है। इमारत के ढांचे यानी कि पिलर और दीवारों में ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जो झटकों की ताकत को सोख लेते हैं। इससे बिल्डिंग गिरती नहीं है बल्कि पेड़ की डाल की तरह थोड़ा हिल कर, आप देखेंगे कई बार कि ऐसे झुक कर वापस अपनी जगह पर ये आ जाती है। तो तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में घर या फिर बिल्डिंग बनाने के नियम बहुत कड़े भी हैं। 1981 के बाद से वहां कोई भी इमारत बिना भूकंप रोधी तकनीक के नहीं बनाई जा सकती है। दुनिया भर में भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ वेनेजुएला, जापान, अमेरिका में धरती हिली तो दूसरी ओर हिमालयन रेंज में भी लगातार झटके महसूस किए जाते रहे। पिछले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में 3.9, मेघालय में 3.5, सिक्किम में 2.8, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3.5, असम में 3.7, नेपाल में 4.1, पाकिस्तान में 4.7 और अफगानिस्तान में 4.8 तीव्रता के भूकंप आए। हालांकि किसी भी इलाके से कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन ये झटके एक बहुत बड़े खतरे का अलर्ट है। पूरा हिमालयी बेल्ट जो है वो इस वक्त बेहद अस्थिर है और इसी फॉल्ट लाइन से सटा है दिल्ली एनसीआर, जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। सिस्मिक जोन 4 में यह आता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी वक्त 6.9 तीव्रता तक का भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। यह तीव्रता करीब करीब उतनी ही है जितना कि वेनेजुएला और जापान में आया। भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, कभी ऐसा दिन हमको आपको देखना पड़े। लेकिन अगर इतनी ताकत का जलजला दिल्ली एनसीआर में आया तो यहां के मौजूदा कंस्ट्रक्शन, बेतरतीब इमारतों और घनी आबादी के लिहाज से कितनी भयावह तबाही वो मचा सकता है यहां पर, आप सोचिए जरा। और इसी खौफनाक तस्वीर को समझा रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन अभिनव दास गुप्ता जी। सुनिए। हम तो शायद अभी जोन 4 में हैं अर्थक्वेक की, which is this, I think if not the highest, the second highest, and उसके मुताबिक थोड़ा ट्रेमर से ही यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। और जिस हिसाब से ये जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है और स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को सारे कुछ देखते हुए चीज़ नहीं हो रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से तो ट्रेमर में प्रॉब्लम हो ही सकता है। अब एक बार फिर से बात वेनेजुएला में आई तबाही की। वेनेजुएला में भूकंप के डबल शॉक के बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने दावा किया कि धरती हिलने से कुछ पल पहले ही उनके स्मार्टफोन ने उन्हें खतरे का अलर्ट दे दिया था। एक यूजर ने गूगल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें साफ तौर पर 6.2 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी दी गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भूकंप की सटीक भविष्यवाणी आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, उसका पता गूगल को पहले कैसे चल गया। गूगल के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि उसने आपके फोन में मौजूद एक छोटे से सेंसर को अपनी ताकत बना लिया है। दरअसल हर मॉडर्न स्मार्टफोन में एक एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ होता है। आमतौर पर यही वो सेंसर है जो आपके फोन को रोटेट करने पर स्क्रीन को अपने आप घुमा देता है, लेकिन गूगल ने इसका एक और बेहतरीन इस्तेमाल ढूंढ लिया है। यह सेंसर बहुत ही बारीक वाइब्रेशन को पकड़ सकता है। जब आपका स्मार्टफोन ऐसे वाइब्रेशंस महसूस करता है तो भूकंप के झटके के बारे में वो अलर्ट दे सकता है। वो तुरंत इंटरनेट के जरिए गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेज देता है और साथ ही अपनी लोकेशन भी बता देता है। गूगल के सर्वर अलग अलग फोन से मिली इस जानकारी को एक साथ मिला लेते हैं। अगर किसी खास इलाके के हजारों लाखों फोन एक ही समय पर एक जैसा वाइब्रेशन दर्ज कर रहे हैं तो गूगल का एआई समझ जाता है कि वहां भूकंप आ रहा है। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा एंड्रॉयड फोन इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड और सिस्मोग्राफ बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूकंप आ ही गया तो फोन अलर्ट देने में कैसे कामयाब हुआ। अलर्ट तो भूकंप से पहले आना चाहिए था।
इसका जवाब छिपा है भूकंप की लहरों और इंटरनेट की स्पीड में। साइंस के हिसाब से भूकंप कोई एक झटका नहीं होता है, बल्कि ये लहरों यानी कि वेव्स के रूप में आता है। भूकंप में सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स। ये लहरें बहुत तेज होती हैं और लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। हालांकि ये वेव्स कमजोर होती हैं और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपका फोन इन्हीं प्री वेव्स जो हैं उसके झटके को सबसे पहले महसूस करता है। इसके बाद आती है सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स। ये लहरें थोड़ी धीमी यानी कि 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन असली तबाही और नुकसान इन्हीं एस वेव्स की वजह से होती है। जैसे ही आपका फोन पी वेव को महसूस करता है, वो पलक झपकते ही गूगल सर्वर को अलर्ट भेज देता है। क्योंकि आपके फोन का जो सिग्नल है इंटरनेट के जरिए लाइट की स्पीड से सफर करता है, इसीलिए एस वेव के पहुंचने से पहले ही सर्वर तक ये पहुंच जाता है और गूगल बाकी यूजर्स को तबाही वाली लहरें पहुंचने से चंद सेकंड पहले ही चेतावनी भेज देता है। ये चंद सेकंड की चेतावनी किसी की भी जान बचाने के लिए काफी है। आप टेबल के नीचे छिप सकते हैं, आप घर के बाहर भाग सकते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह भी है कि शानदार लाइफ सेविंग फीचर अपने देश में भी मौजूद है। भारत में एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम साल 2023 से ही काम कर रहा है। ये एंड्रॉयड 5 और उसके बाद के जो सभी वर्जन हैं उस फोन में उपलब्ध भी है। भूकंप की तीव्रता आधार पर गूगल 2 तरह के अलर्ट भेजता है, बी अवेयर अलर्ट और ये हल्के झटकों की जानकारी देने वाला अलर्ट होता है। टेक एक्शन अलर्ट ये मध्य से तेज झटकों के लिए होता है, जहां आपको अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होते हैं। तो ये देखिए कि तकनीक ने आज वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना कभी कोई करता नहीं था। और अब बारी है पब्लिक व्यूज की। भूपेश मिश्रा हैं। भारत में घटना होने के बाद ही सिस्टम एक्टिव होता है। वेनेजुएला की तबाही देखते हुए केंद्र के स्तर पर पूरे देश के लिए समान नीति के तहत ऑडिट और भविष्य कार्य होना चाहिए। गाजियाबाद में अब देखिए कि इसी तरीके से जो अलग अलग हमारे व्यूअर हैं वो सब अपनी राय हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और हम उनको दिखाते भी रहते हैं। कल आपका भी नंबर आएगा, इसलिए आप चक्रव्यूह रोज देखिए। तो आज चक्रव्यूह में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।